Good morning students. In the previous video lecture, we discussed the various types of asexual reproduction. In this video lecture, I am going to discuss remaining types of asexual reproduction. There are two types of asexual reproductions are remaining. First one is spore formation, second one is vegetative propagation. So here firstly I am going to discuss spore formation. First of all, you have to know what is the meaning of spores. How can you define the term spores? Spores are tiny, thin-walled, sac-like structures which are able to produce new organism in favorable conditions. अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है फेवरेबल कंडीशन. अब ये फेवरेबल कंडीशन से मतलब क्या है? फेवरेबल कंडीशन की अगर हम बात करें तो मतलब जो कोई ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रो करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, जो भी ऑप्टिमम इन्वायरमेंट है, जो सुटेबल इन्वायरमेंट होता है, उसको आप जो है फेवरेबल कंडीशन आप बोल सकते हो. अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी तो जो पर्टिकुलर स्पोर्स है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि these spores are able to produce organism, new organism in favorable condition. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई सीड लगाया है ना, अगर आपने सीड सॉइल में लगाया है तो वहाँ पे क्या होगा, सीड जो है उसकी जो जर्मिनेशन है वो बहुत फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी. आपको क्या पहले वहाँ की सॉइल जो है उसका नेचर कैसा है, ठीक है, उसको ग्रो करने के लिए वो सुटेबल है या नहीं है. दूसरा उस सॉइल की पीएच क्या है, क्योंकि जो प्लांट ग्रो आपने जो सीड लगाया है उसके सुटेबल पीएच क्या है. तीसरा किस अमाउंट में वाटर उससे मिल पा रहा है, मिनरल्स की क्या क्वांटिटी है उस सॉइल में, फर्टिलिटी है उस सॉइल में या नहीं है. तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो ये डिसाइड करेंगे कि जो सीड है वो जर्मिनेट होगा या नहीं होगा, कितना टाइम लेगा जर्मिनेशन में ना. तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे भी यही चीज़ बोली गई है कि दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म इन फेवरेबल कंडीशन. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्पोर को आप कैसे समझ सकते हो. एक बार फिर से मैं आपको समराइज कर देती हूँ. स्पोर फॉर्मेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले स्पोर्स का मतलब पता होना चाहिए. तो स्पोर्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्स आर थिन-वॉल्ड sac-like structures. तो राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, sac-like structures which are able to produce new organism in favorable condition. अब आप कैसे इसकी डेफिनेशन दे सकते हो स्पोर फॉर्मेशन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? such type of asexual reproduction, such type of asexual reproduction in which organisms produces spores in and outside the body of organism. Such kind of asexual reproduction is known as spore formation. Clear? तो ये आपका है. अब स्पोर्स जो बन रहे हैं बेटा, स्पोर्स जो है आपके टू टाइप्स के हो सकते हैं. इसमें आपका जो है हम बात करेंगे एंडोजीनस. स्पोर्स आर टू टाइप्स, एंडोजीनस एंड सेकंड वन इज एक्सोजीनस. जैसा आपने बडिंग में भी पढ़ा था, बडिंग इज आल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वेयर इट इज फॉर्म. टू टाइप्स, एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस. एंडोजीनस में हमने डिस्कस किया था कि इफ बड इज फॉर्म inside the organism then it is known as endogenous. if bud is formed outside the organism then it is known as exogenous. तो यहाँ पे भी सेम यही कंडीशन है कि स्पोर जो होगा बेटा वो एक राउंडेड स्ट्रक्चर्स में बने, सेक लाइक स्ट्रक्चर में भी बन रहे होंगे, तो आप उसको बोलेंगे एंडोजीनस. इनसाइड द सेक. if it is formed outside the body then it is known as exogenous. अब आपको एग्जांपल में जाना है. these spores are formed, एग्जांपल की बात करें, these spores are formed इस पर आपका जो है बैक्टीरिया इट कम्स इन द किंगडम मोनेरा, फंगाई, एल्गी एक्सेट्रा. बट दीज आर मोस्ट कॉमन इन फंगाई एंड एल्गी. ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई. अब हम जो एंडोजीनस और एक्सोजीनस जो है उनके बारे में जो है डिस्कस कर लेंगे बाय डायग्राम. तो डायग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखिए दिस इज द डायग्राम ऑफ द
These are the rhizoids. Hyphae. This is sporangiophore. The stalk which bear the spores are sporangium, that is known as sporangiophore. Phore का मतलब होता है stalk. And there is like a structure is present just above the sporangiophore. This is known as sporangium. इसको आप क्या बोलते हो? Sporangium. Inside the sporangium, small tiny-like structures are formed. These are known as spores. Inside the sporangium, many tiny-like structures are formed. These are known as spores. These are the spores. This is the diagram of the rhizopus. This is a fungus and it is commonly known as breadwood. इसको आप commonly क्या बोलते हो? breadwood. जो आपके ब्रेड में जो फफूंदी आती है, मतलब जो फंगस आती है, that is rhizopus. तो आपको शायद क्लियर होगा कि एग्जाम्पल जो हमने लिया है किसका लिया है? एंडोजीनस स्पोर्स को हमने इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। अब देखिए इसको एंडोजीनसली हमने क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे जो स्पोर्स बन रहे हैं ना बेटा, वो किसके अंदर बन रहे हैं? आपका जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना, जिसको हमने क्या बोला है? स्पोरेंजियम बोला है, उसके अंदर ये बन रहे हैं। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये कैसा है? एंडोजीनसली है ना। अब देखिए इसकी सेकेंड हम अगर बात करेंगे, सेकेंड अगर हम आए तो एक्सोजीनस की बात करेंगे, तो इसमें एग्जांपल हमें जो लेना है वो लेना है हमें पेनिसिलियम। इसका एग्जांपल लेना है पेनिसिलियम का एग्जांपल लेना है। एग्जांपल ऑफ एक्सोजीनस स्पोर्स। यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं पेनिसिलियम नोटेटम। दिस इज आल्सो अ फंगस। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे कुछ फैक्ट है, इसको समझने से पहले स्पोर फॉर्मेशन एक्सोजीनस समझने से पहले हम यहाँ पे कुछ फैक्ट बता दे रहे हैं आपको पेनिसिलियम नोटेटम से जो रिलेटेड है। पहला तो ये है कि दिस इज द फंगस फ्रॉम विच फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज एक्सट्रैक्टेड। तो यहाँ पे पेनिसिलियम नोटेटम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज एक्सट्रैक्टेड। इसका नेम जो रखा गया था वो था पेनिसिलिन। क्या रखा गया था? पेनिसिलिन। ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा आपकी 12th की बुक में ही, लेकिन मैं आपको यही समझा दिया है कि जो पेनिसिलियम नोटेटम है ये फंगस है आपकी, और इस फंगस से क्या हुआ? सबसे पहले एंटीबायोटिक को एक्सट्रैक्ट किया गया था जिसका नाम रखा गया था पेनिसिलिन। आप सब लोग इससे फैमिलियर होंगे इस एंटीबायोटिक से, और इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बाद में पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखिए कि पेनिसिलियम नोटेटम से आपको फर्स्ट एंटीबायोटिक मिली थी, जो आप इसे क्या बोलते हो? पेनिसिलिन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सोजीनस स्पोर्स। तो हम जरा स्ट्रक्चर से इसको देख लेते हैं। स्ट्रक्चर से अगर हम बात करें तो सिंपली ये यहाँ पे इस तरीके से हाइफी होगी। यहाँ पे these are the memory and here is stigmatas are present and here is many spores are present like that, arranged in linear manner. These are known as conidia. यहाँ पे आपने जो स्पोर्स बोला था स्पोरेंजियम के अंदर थे, और यहाँ पे आपने जो पेनिसिलियम नोटेटम के ऊपर जो स्पोर्स प्रेजेंट हैं जिन्हें आपने क्या बोला है? कोनिडिया। जब ये कोनिडिया बनके तैयार हो जाते हैं, विंड के थ्रू जो है कोनिडिया है जो स्पोर्स है इनका डिस्पर्जल हो जाता है, और डिस्पर्जल थ्रू wind and form new fungus plant। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा आपका? तो स्पोरेंजियम के अंदर होंगे, स्पोरेंजियम में बहुत सारी स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। स्पोरेंजियम एक टाइम में क्या हो जाएगी? बस्ट हो जाएगी, और बस्ट होने के बाद ये सारे जो स्पोर्स हैं रप्चर हो जाएंगे, सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे,
और बाहर आने के बाद अगर फेवरेबल कंडीशन होगी, हमने कंडीशन पहले ही आपको बता दी थी कि these are the thin walled sac-like structures which are able to produce new organism in favorable condition। अब देखिए क्या होगा, दोनों में आप देखिए डिफरेंस है। These Conidia are not present any sac-like or bag-like structure, there is lack of sporangium, but in Rhizopus fungus there is spores are present inside a particular bag-like structure that is known as sporangium। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो रही होंगी, ये आपको समझ में आ गया होगा कि एंडोजीनस और एक्सोजीनस में क्या डिफरेंस है। एंडोजीनस की बात करें तो वहाँ पे आपको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी जिसको हमने बोला है स्पोरेंजियम, और जब आप एक्सोजीनस की बात करेंगे तो यहाँ पे आप इसको टर्म देंगे कोनिडिया, और यहाँ पे आपको कोई भी जो भी स्पोर्स है वो सिंगली लीनियर मैनर में अरेंज होंगे आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दे आर डिस्पर्स्ड थ्रू द विंड एंड दे आर ग्रो और फॉर्म अ न्यू फंगस प्लांट इन फेवरेबल कंडीशन। अब देखिए स्पोर फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है, जो एल्गी है, फंजाई है, या फिर हमारे मोनेरा किंगडम में जो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर क्या होगा, देखिए मान लिया ये स्पोर जो है ना, स्पोर जो है डिस्पर्स हो, ये स्पोर्स इस तरीके से डिस्पर्स हो, तो अब जो कंडीशन हम मान के चलते हैं, दो स्पोर्स यहाँ पर डिस्पर्स हो। अब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सारी फेवरेबल कंडीशन मिल रही है और यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है यहाँ पे, अनफेवरेबल कंडीशन, और यहाँ पे आपकी कैसी कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फेवरेबल कंडीशन में क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं। ऑप्टिमम पीएच हो सकता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर हो सकता है, ऑप्टिमम वहाँ का क्लाइमेट भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इस स्पोर को ग्रो करने में हेल्प करेगी। अनफेवरेबल कंडीशन में जस्ट अपोजिट हो सकता है, पीएच जो हो सकता है बहुत हाई हो सकता है या लो हो सकता है, एसिडिक, बेसिक, ये सारी चीज़ें हो सकती है जो इस स्पोर को ग्रो करने में हिंड्रेंस पैदा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, अब क्या होगा जब ये फेवरेबल कंडीशन है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें ऑप्टिमम है, और ये स्पोर जो होगा न्यू पेनिसिलियम नोटेटम प्लांट को क्या कर देगा, जर्मिनेट कर देगा। लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो हमारा दूसरा स्पोर है जो कहाँ पे गया है, अनफेवरेबल कंडीशन में गया है, तो ये क्या करेगा, क्या ये जो है मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। इस टाइम पे ये क्या करता है, दे फॉर्म अ थिक बॉल्ड स्ट्रक्चर अराउंड इट। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो स्पोर है ना, ये अपने चारों तरफ, जब इसे लगेगा कि मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो ये जो है उसका डटकर सामना करेगा और ये अपने चारों तरफ क्या कर लेगा, थिक बॉल्ड का फॉर्मेशन कर देगा। दैट वन इज नोन एज सिस्ट। क्या बोलते हैं हम उसे, सिस्ट। तो ये क्या होगा, इन अनफेवरेबल कंडीशंस, हमें यहाँ पे लिख रही हूँ, अब जरा यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इन अनफेवरेबल कंडीशन स्पोर्स आर not destroyed, but they form thick ball-like structure, thick ball-like structure known as cyst। ठीक है, cyst। अब देखिए आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज cyst, इन विच काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज cyst फॉर्मेशन इज अकर। ध्यान से सुनिए, फिर से सुन लीजिए आप। अब यहाँ पे आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज cyst, ठीक है, हाउ इट इज फॉर्म, व्हेन इट इज फॉर्म एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस cyst, ठीक है, और इन विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन cyst फॉर्मेशन इज अकर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि cyst एक्चुअली क्या है। In unfavorable conditions, spores are not destroyed, but they form a thick wall around it, and that thick wall around it is known as cyst, and the process of formation of cyst around the spore that is known as incystation। मैं यहाँ पे सारी चीजें क्लियर कर रही हूँ आपको, ये रफ कर दूंगी मैं आपको। सेकेंड अगर आपसे पूछा जाता है, another term is come incystation। incystation, the process of formation of spores, the process of
वर्क एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, इट वर्क एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग टिल अनफेवरेबल कंडीशन नॉट गोज अप, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन नहीं चली जाती है तब तक ये जो है कवरिंग मतलब सिस्ट प्रेजेंट रहेगी। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी ये जो सिस्ट है वो ब्रेकअप हो जाएगी, मतलब उसका टूट जाएगी है, और जो आपका स्पोर है वो रेडी हो जाएगा टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। तो आई थिंक आपकी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या पढ़ना है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट हमारा जो रिमेनिंग टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए इट इज अकर इन प्लांट्स। इसमें होता है इट इज अकर इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आप जानते हो कि प्लांट जो है वो सीड के थ्रू जो है प्लांट को जर्मिनेट करते हैं, लेकिन अगर आप देखिए हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड भी है कि हम प्लांट को जो है उसके अदर पार्ट जो है आपके वेजिटेटिव पार्ट जो है उनसे ग्रो कर सकते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि वेजिटेटिव पार्ट क्या है ये, तो अगर हम प्लांट्स की बात करें ना, आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बता दे रही हूँ, इससे आपको शायद पता भी हो कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्या मतलब है यहाँ पे प्लांट्स के अकॉर्डिंग में। तो अगर हम इसको बनाएं रफली डायग्राम में इसका प्लांट, this is underground part, this is aerial part of the plant, aerial part of the plant। अंडरग्राउंड पार्ट जो है आपका उसको आपने रूट बोला है, बाकी जो एरियल पार्ट है उसको आपने क्या बोला है? एरियल पार्ट में आपका जो है स्टेम आएगा, लीफ आएगा, लीव्स आएंगी, ठीक है, फ्रूट्स आएंगे और यहाँ पे फ्लावर्स भी आएंगे, फ्लावर्स भी आएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर्स की अगर हम बात करें आर नोन एज रिप्रोडक्टिव पार्ट of the plant. Why this is known as reproductive part of the plant? Because it contains male and female reproductive part, that is stamen as well as pistil and carpel। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। और बाकी जो आपके पार्ट्स बचे हुए प्लांट के, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, रूट हो गया, दीज आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ जा रहा होगा कि अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात पूछ, अगर आपसे कोई पूछ रहा है विच part of the plant is known as reproductive part of the plant, then your answer is flower। अगर वेजिटेटिव पार्ट की बात करेंगे तो स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें हो गई। तो अब अगर हम डेफिनेशन को डिफाइन करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन, द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन new plant grow from the vegetative part of the plant। अब वेजिटेटिव में मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ, दैट इज स्टेम, लीफ, फ्रूट्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए वेजिटेटिव पार्ट की बात करें तो स्टेम, लीफ, यहाँ पे आ गया रूट। तो अगर इस तरीके से न्यू प्लांट जर्मिनेट हो रहा है तो आप इसे क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देयर आर वेरियस एग्जांपल्स आर प्रेजेंट इन विच न्यू प्लांट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रूट, स्टेम एंड लीफ। मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ जो सिर्फ आपको एग्जाम्पल
बाय रूट कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो है आपको डहलिया यूज कर सकते, डहलिया क्या कर सकते हैं आप, डहलिया प्लांट है, इसमें आप जो है डहलिया का प्लांट अगर आपको न्यू जर्मिनेट करना है तो आप इसको इसके रूट से भी आप जो है न्यू प्लांट क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। दूसरा आप जो है इसमें डहलिया आप रखिए। उसके बाद हम वाइन स्टैंड की बात करें तो स्टैंड में भी बहुत वैरायटी आती है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन के साथ लेना है। सबसे पहले हमें जो पढ़ना है ट्यूबर के बारे में पढ़ना है। ट्यूबर्स आपको ये ज़्यादा डीप नहीं जानना कि ट्यूबर्स क्या है, क्या इस तरीके से, सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि जो स्टेम है उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस मिलते हैं, तो उन्हीं मॉडिफिकेशंस की बेसिस पे हमने उनके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के नेम रखे हुए, जैसे ट्यूबर है, राइजोम है, रनर है, सकल्स है, स्पोलर है, ये सारी चीज़ें। तो आपके हिसाब से जो मैं बता रही हूँ सिर्फ आपको इतना पढ़ना है कि स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम विद एग्जांपल, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। आपको ये आपके बोर्ड एग्जाम में आपके लिए सफिशिएंट है। तो सबसे पहले ट्यूबर है। ट्यूबर की बात करें तो इनको हम आई बर्ड भी बोलते हैं। ट्यूबर्स आल्सो नोन एज आई बर्ड एंड एग्जांपल इज पोटैटो। पोटैटो में अगर आप देखो तो आपने देखा होगा जस्ट लाइक दिस वन इज पोटैटो एंड देयर इज सम आई लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट एंड देयर इज सम स्प्राउटिंग इज अकर व्हिच इज एबल टू प्रोड्यूस न्यू पोटैटो प्लांट। तो सच काइंड ऑफ आई बर्ड इज नोन एज ट्यूबर्स। ट्यूबर जो है वो भी मॉडिफाइड स्टेम है, ये आपका आप जानते भी होंगे। तो ये जो यहाँ पे जो मॉडिफाइड स्टेम हुआ है इसे आपको क्या बोलना है, ट्यूबर बोलना है। ट्यूबर के थ्रू किसमें होता है, पोटैटो में होता है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है राइजोम। राइजोम ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राइजोम की बात करें, देयर इज फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन कैलोकेशिया मे बी नोन एज कॉर्म्स इन शुगर केन, बनाना लाइक दैट। यहाँ पर राइजोम में एग्जाम्पल जिंजर हो गया, आपका टर्मरिक हो गया, टर्मरिक, बनाना, नेक्स्ट आपको पढ़ना है रनर। रनर में एग्जाम्पल आपको पढ़ना है ऑक्सेलिस एंड ग्रासेस। सकर्स में आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है मिंट। नेक्स्ट आपको पढ़ना है स्टोलन। स्टोलन में आपको पढ़ना है जैस्मीन। नेक्स्ट आपका आता है ऑफसेट। नेक्स्ट आपको पढ़ना है ऑफसेट। ऑफसेट इसका एग्जाम्पल है आपका जो है वाटर हाइजिन। वाटर हाइजिन इट इज आल्सो कॉमनली नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज आइकॉर्निया क्रेसिपस। आइकॉर्निया क्रेसिपस नाम से भी बहुत आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इकोलॉजी में भी आपको इसके बारे में बहुत सुनने को मिलेगा। मैं इसे आपको थोड़ी चीज़ें बता देती हूँ। ऑफसेट अगर हम इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात करें, यहाँ पे इस तरीके से इसकी रूट्स पॉकेट्स होती है, आपने फॉर्म वगैरह में भी देखा होगा। इसमें पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं और यहाँ पे इस तरीके से इसका पेटियोल है, जस्ट लाइक दैट पेटियोल्स आर प्रेजेंट, देयर आर सम लीव्स आर प्रेजेंट देयर। पर्पल कलर फ्लावर्स आर कम, दैट इज नोन एज वाटर हाइजिन, commonly known as टेरर ऑफ बंगाल and its scientific name is Eichhornia crassicus. अब देखिए why this is known as and the stem like structure is present, this one is known as offset. आप इसको क्या बोलेंगे, offset। क्या होगा, offset जो है वाटर करंट या किसी भी कारण से क्या होगा, यहाँ से ये डिटैच हो जाएगा और जैसे ये offset डिटैच होगा मतलब स्टेम हॉलो स्टेम जो होगा डिटैच होगा, दिस offset is able to produce new Eichhornia plant। तो ये सारी चीजें आपको व्हाई दिस इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। तो इसको अगर हम बात करें, एक्चुअली जो हमारे यहाँ का नेटिव प्लांट नहीं है, इसको जो फॉरेनर्स थे वो अट्रैक्टिव फ्लावर के कारण इसे हमारी इंडिया में लेके आए थे और इंडिया की लेक में इन्होंने इसे क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्या हुआ, जो ये जो है इंट्रोड्यूस करने की वजह से क्या हुआ, इसमें रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है इसे रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नहीं जाना है, इसके थ्रू जाना है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी इसमें होता है। सिंपली यहाँ से फ्लावर जो स्टेम डिटैच होगा और एक न्यू प्लांट को क्या कर देगा, जर्मिनेट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लिख लीजिए, क्वेश्चन आप लिख लीजिए यहाँ से, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बोल रही हूँ आप उसको अलग से लिख लीजिए करिए। तो क्वेश्चन आप लिखिए, बाई वाटर हाइजिंक known as टेरर ऑफ बेंगल, ठीक है। इकोलॉजी की यूनिट से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको फर्स्ट यूनिट में भी इसका बहुत रोल है। तो ये सारी चीजें होगी। प्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, ऑफसेट के थ्रू होता है। सिंपली बहुत इजी है ये, सिंपली ऑफसेट जो है स्टेप जो है वो डिटैच हो जाएगा और एक न्यू आइकॉनिया प्लांट को क्या कर देगा, जनरेट कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आपने शायद ये लिख लिया होगा, ट्यूबर, राइजोम, यहाँ पे राइजोम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि बनाना जो है किसके थ्रू ग्रो करता है, क्योंकि यहाँ पे सीडलेस फ्रूट्स होता है, तो इसको ग्रो करने के लिए जो है आपको किसका यूज करना है, राइजोम का यूज करना है, रनर, सकर्स, स्टोलेट, ठीक है। ये सारी चीजें। नेक्स्ट हमारा था ऑप्शन, और जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है बल्बिल्स। जिसके एग्जाम्पल आपको लेना है, अगेन का एग्जाम्पल लेना है, अगेन। नेक्स्ट आपको इसके एग्जाम्पल जो लेना है, बल्ब्स are another modification of stem. These are present in onion and garlic. देखिए आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं कि रनर्स क्या है, सकर्स क्या है, स्टोलन क्या है, राइजोम क्या है। मैंने आपको बता दिया है कि आपके लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ इतना आएगा, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो आपको डिफाइन कर देना है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज रूट, स्टेम एंड लीफ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कुछ एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं कि जिनको आप रूट के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। तो आपने पढ़ लिया डहलिया में आप जो है रूट के थ्रू ग्रो कर लेते हैं। स्टेम में आपको क्या है, देयर आर मैनी मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स आर प्रेजेंट एंड दे आर नेम्ड डिफरेंट। तो ट्यूबर जो है पोटैटो, राइजोम है, रनर, सकर्स, स्टोलन आपके सफिशिएंट है। ऑफसेट हो गया, बल्बिल्स हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको। नेक्स्ट हमारा पता है बचा है वाई लीव्स का जो हम बात करें आपको जो पता होना चाहिए। एग्जाम्पल में क्या आएगा, ब्रायोफिलम एंड बिगोनिया। These are the two plants why this new plant is originated from the leaves. इसमें आप देखिए, आपने ब्रायोफिलम को देखा भी होगा, इस तरीके से इसकी लीफ होती है ब्रायोफिलम की। और यहाँ पे दिस वन इज मार्जिन middle of this leaf and there is small platelets are present there like in the margin notches of this leaf like that, and the contains are hair like structure just like a root, and this margin become detached from this leaf and this grow in the soil and form a new bryophyllum plant, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब क्या करना है, थैंक यू। आज जो है हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है। नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है माइक्रो प्रोपगेशन यानी कि टिश्यू कल्चर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।